नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज से शुरुआत होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी को, ठीक है ना। आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और पॉलिटी के, इन सभी के बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने इनके बारे में नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इन सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और इन सभी का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आज पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के फर्स्ट टॉपिक जो कि है सोलर सिस्टम, ठीक है ना। जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है उन सभी के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे और जो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ये सभी होते हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित तौर पे मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा मास्टर वीडियो होगा और वन शॉट वीडियो होगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सोलर सिस्टम, सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। जो सूर्य है यानी कि सन, तो जो सन है तो यह सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को ही सौरमंडल कहा जाता है। यानी कि जो सूर्य है, ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो विभिन्न ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है और उल्काएँ है तथा आकाशीय पिंड है, तो इन सभी समूह को ही जो कि सौरमंडल कहा जाता है, ठीक है ना। इन सभी को मिलाकर जो कि सौरमंडल का निर्माण होता है। तो हमारे सौरमंडल में मुख्यतः 8 जो कि ग्रह है, इनके बारे में आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे देख ले कौन कौन से ग्रह है। तो वह है बुध ग्रह जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। दूसरा है शुक्र ग्रह जिसे वीनस कहा जाता है। तीसरा है हमारा पृथ्वी जिसे अर्थ कहा जाता है। चौथा है मार्स जिसे जो कि मंगल कहा जाता है। पांचवा है बृहस्पति जिसे जुपिटर कहा जाता है। छठा है जो कि सैटर्न जिसे शनि कहा जाता है और सातवां है जो कि अरुण जिसे यूरेनस कहा जाता है और आठवां और अंतिम है जो कि नेपच्यून जिसे वरुण कहा जाता है, ठीक है ना। इससे पहले इसमें एक और जो कि ग्रह शामिल थे जो कि था प्लूटो, ठीक है ना। तो प्लूटो को 2006 में इसे जो कि ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसे जो कि बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे सौरमंडल में जो कि 8 ग्रह है। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। जो कोपरनिकस है तो इन्हीं के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में न जाने कितने बार ही पूछा गया है कि बताइए सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने किया है। तो वह थे कोपरनिकस। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत जो कि सूर्य ही है, ठीक है ना। जो सौरमंडल है तो इन सभी के ऊर्जा का स्रोत जो कि सूर्य है, हमारा सन। तो सन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से देख लेंगे। तो यहाँ पे आप इन सभी को देख ले। पहले यहाँ पे हम सभी ने समझ लिया सौरमंडल कहते किसे है। एक बार और इसे देख लेते हैं कि सौरमंडल क्या होता है। सूर्य यानी कि जो हमारा सन है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ तथा अन्य आकाशीय पिंड, इन सभी के समूह को ही सौरमंडल कहा जाता है और इसकी खोज जो कि कोपरनिकस के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। और सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत जो कि हमारा सूर्य है। सौरमंडल के ग्रहों का विभाजन, जो सौरमंडल है तो इसके ग्रहों का विभाजन किस प्रकार होती है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में सौरमंडल में जो कि कुल मिलाकर 8 ग्रह है। पहला है बुध ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पाँचवा बृहस्पति, छठा शनि और सातवां है अरुण और आठवां है वरुण, ठीक है ना। तो वर्तमान में ये 8 ग्रह जो कि सौरमंडल में स्थित है। इन 8 ग्रह को 2 श्रेणी में बांटा गया है। जो ये सभी 8 ग्रह है तो इन्हें 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है आंतरिक ग्रह, दूसरा है बाहरी ग्रह।
यानी कि जो सौरमंडल है तो इसके जो 4 नज़दीक ग्रह है उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। आप लोग फिगर में देख सकते हैं जो सौरमंडल के करीब जो 4 ग्रह है इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो सौरमंडल के 4 ग्रह के बाद के ग्रह है उसे बाहरी ग्रह कहा जाता है, और इनका विभाजन जो कि क्षुद्र ग्रह के द्वारा होता है। ठीक है ना, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह है इनके कारण ही जो सौरमंडल के ग्रह है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जो क्षुद्र ग्रह के लेफ्ट साइड में है उसे आंतरिक ग्रह, और जो राइट साइड में 4 ग्रह है उसे बाहरी ग्रह कहा जाता है। देख लेते हैं इन सभी को। तो आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को जो कि वेनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, वही बृहस्पति को जो कि जुपिटर कहते हैं, और शनि को सैटर्न कहते हैं, अरुण को यूरेनस कहते हैं, वही वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। ठीक है ना। तो हमारे सौरमंडल को जो कि 2 भागों में बांटा गया है। जो शुरुआती 4 ग्रह है उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो बाद के ग्रह है उसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। सूर्य के ग्रहों की दूरी का क्रम, यानी कि जो सूर्य है इसके जो ग्रहों का जो दूरी क्रम है इनके बारे में देख लेते हैं। यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, उसके बाद कौन है, और सबसे अंतिम में कौन सा ग्रह आते हैं। ठीक है ना, यानी कि सूर्य के दूरी से जो कि ग्रहों का क्रम है। तो सबसे सूर्य के नज़दीक में है बुध ग्रह, उसके बाद है शुक्र ग्रह, उसके बाद है पृथ्वी जो कि तीसरे नंबर पे आता है, उसके बाद है मार्स यानी कि मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति 5वें नंबर पर जिसे जुपिटर कहा जाता है, 6ठे नंबर पे आता है सैटर्न जिसे शनि कहा जाता है, 7वें नंबर पे आता है अरुण जिसे यूरेनस कहा जाता है, और 8वें नंबर और अंतिम में आते हैं जो कि नेपच्यून जिसे वरुण कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये था जो कि सूर्य से ग्रहों की दूरी क्रम। सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वह है बुध ग्रह, और सबसे दूर का ग्रह जो है वह है वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। वही पृथ्वी के सबसे नज़दीक पूछा जाए तो वह है जो कि शुक्र ग्रह। ठीक है ना, जो शुक्र ग्रह है या पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अब देख लेते हैं ग्रहों का आकार घटते क्रम में, यानी कि जो विभिन्न ग्रह है यानी कि जो 8 ग्रह है इनके आकार को देख लेते हैं घटते क्रम में। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा ग्रह आएगा। देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा आकार जो कि बृहस्पति का है। ठीक है ना, जो सौरमंडल है तो इसके सबसे बड़ा जो कि ग्रह है तो वह है बृहस्पति। इसके बाद इससे छोटा है शनि, इससे छोटा अरुण, इससे छोटा वरुण। ठीक है ना, आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं जो अंतिम के 4 है। ठीक है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ये सबसे पहले आएंगे, यानी कि ये सभी जो कि बड़े ग्रह है। इसके बाद आती है पृथ्वी यानी कि हमारा अर्थ है। ठीक है ना, यदि आपसे पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो वह है हमारा पृथ्वी। इससे छोटा है वीनस, उससे छोटा है मार्स, और सबसे छोटा है जो कि बुध ग्रह। तो वरुण के बाद आती है पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल ग्रह, और सबसे लास्ट में यानी कि सबसे छोटा ग्रह आता है बुध ग्रह। तो आपको फैक्ट याद होना चाहिए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वह है बृहस्पति, और सबसे छोटा पूछा जाए तो वह है बुध। वही आंतरिक ग्रह में पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वह है पृथ्वी ग्रह। ठीक है ना, बाह्य में पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो कि जुपिटर है, और जुपिटर जो कि पूरे सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह है। वही सबसे छोटा पूछा जाए तो वह है बुध ग्रह। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसे देख लेते हैं ग्रहों का आकार घटते क्रम में। सबसे बड़ा होगा बृहस्पति, बृहस्पति से छोटा है शनि, उससे छोटा है अरुण, उससे छोटा है वरुण। ठीक है ना, तो पहले आप 4 को याद करें, उसके बाद आगे के 4 को याद रखें।
इसके बाद है पृथ्वी जो कि आंतरिक ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद है शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे छोटा है जो कि बुध ग्रह। अब देख लेते हैं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। तो इसे बढ़ते क्रम में देखेंगे, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे जो कि छोटा है तो वह है बुध ग्रह, इसका द्रव्यमान सबसे कम है। इसके बाद इससे ज़्यादा है मंगल ग्रह का द्रव्यमान, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, इसके बाद अरुण, फिर आता है वरुण ग्रह, फिर आता है शनि ग्रह और लास्ट में आता है बृहस्पति, जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। सबसे न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह जो कि बुध ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है, और सबसे अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह जो कि बृहस्पति ग्रह है, वही यह सबसे बड़ा ग्रह भी है, इसीलिए इसका द्रव्यमान भी सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार भी आप इसे याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, और परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। इन दोनों को देख लेते हैं। परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल किसे कहते हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल के बारे में, ठीक है ना, रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह टर्म आगे बहुत बार देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से एक ही स्लाइड में समझ लेते हैं। सबसे पहले है परिभ्रमण काल, यानी कि रोटेशन। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है, यानी कि कोई भी सौरमंडल का ग्रह है जो अपने ही अक्ष पर जो कि घूमते रहता है, तो उसे जो कि परिभ्रमण कहा आता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन कहते किसे है, यानी कि अपने अक्ष पर ही किसी ग्रह का घूमना जो कि परिभ्रमण कहलाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसके बाद है परिक्रमण, यानी कि रेवोल्यूशन। तो इसे आप आसानी से समझ लें। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को ही उसका परिक्रमण कहा आता है। जैसे समझ ले, जो हमारा सूरज है, यानी कि सूर्य, तो सूर्य के चारों ओर ही जितने भी ग्रह है यह सभी चक्कर लगाते हैं, तो इसी को जो कि परिक्रमण कहा आता है। यानी कि जितने भी ग्रह है यह सभी जो सूर्य है इसे केंद्र मानकर इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसी को ही परिक्रमण कहा आता है। जैसे जो चांद है, तो चांद पृथ्वी को केंद्र मानकर उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। जो हमारी चांद है, तो चांद पृथ्वी को केंद्र मानकर जो कि उसकी परिक्रमा करते हैं, और है हमारी पृथ्वी सूर्य को केंद्र मानकर उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। जो सूर्य है, तो सूर्य को जो पृथ्वी है यह केंद्र मानकर इसकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसी को जो कि परिक्रमण काल कहा आता है, यानी कि रेवोल्यूशन। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इसे वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। जो परिक्रमण काल है, तो इसे वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है, जिस कारण जो पृथ्वी है यह सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा परिभ्रमण काल और परिक्रमण। एक बार इसे समझ लेते हैं। परिभ्रमण यानी कि कोई भी ग्रह जो कि अपने अक्ष पर ही जो घूमे, उसी को ही परिभ्रमण कहा आता है। और परिक्रमण यानी कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाए, तो उसे जो कि परिक्रमण कहा आता है, ठीक है ना। जैसे कि जो सूर्य है, तो सूर्य के जो चारों ओर जितने भी ग्रह हैं ये सभी सूर्य को केंद्र मानकर इसकी परिक्रमा करते हैं, तो इसे जो कि परिक्रमण कहा आता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। तो चलिए अब इसे देख लेते हैं। तो परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम, ठीक है ना।
तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, यानी कि सबसे जो आसानी से जो कि परिक्रमण कर ले, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा समय लगाते हैं वह आएंगे। तो सबसे पहले परिक्रमण जो कि बुध ग्रह करते हैं, उसके बाद है शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी करती है, फिर मंगल ग्रह करती है, इसके बाद आती है बृहस्पति ग्रह, फिर आती है शनि, फिर आती है अरुण, और लास्ट में आती है वरुण ग्रह। ठीक है ना। तो यह है परिक्रमण कार्य के अनुसार ग्रहों का कर्म, जो कि बढ़ते क्रम में था। इसके बाद है परिभ्रमण कार्य के अनुसार ग्रहों का कर्म, यह भी है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले परिभ्रमण जो कि बृहस्पति करता है, इसके बाद है शनि, फिर आता है वरुण, फिर आता है अरुण, उसके बाद आती है पृथ्वी, इसके बाद मंगल, और लास्ट में आती है बुध, और सबसे लास्ट में आती है शुक्र ग्रह। ठीक है ना। जो शुक्र ग्रह है तो यह जो कि सबसे ज़्यादा समय लगाती है परिभ्रमण करने में। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण पश्चिम से पूरब की ओर होती है, यानी कि शुक्र और जो वरुण ग्रह है, फिगर में भी देख सकते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं, इन सभी का जो घूर्णन है और परिक्रमण है, यह सभी जो कि पश्चिम से पूरब की ओर होती है। परंतु जो शुक्र है और जो अरुण है, यानी कि वीनस और यूरेनस, तो इनका परिक्रमण जो कि विपरीत दिशा में होती है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो यह दोनों ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, तो यह दोनों जो कि परिक्रमण जो कि विपरीत दिशा में करती है, यह पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अन्य जितने भी ग्रह हैं तो वह सभी पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, परंतु जो शुक्र है और अरुण है तो यह दोनों परिक्रमण जो कि सूर्य की विपरीत दिशा में करती है, पूरब से पश्चिम की ओर। इसीलिए यहाँ पर सूर्योदय जो कि पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त जो कि पूरब की ओर होता है। आगे चलते हैं। जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ से जितने भी मेन पॉइंट्स है वो सभी कवर कर लेंगे, जिससे आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले है बुध ग्रह, जिसे मरकरी भी कहा आता है। तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। फिगर में भी आप देख सकते हैं, जो बुध ग्रह है यानी कि मरकरी, तो यह सबसे छोटा ग्रह है, वही यह सूर्य के सबसे नज़दीक का भी ग्रह है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। जो बुध ग्रह है तो इसकी कोई भी उपग्रह नहीं होती है। बुध ग्रह की परिक्रमा केवल 88 दिन यानी कि सबसे कम समय में पूरी कर लेती है। अभी हमने देखा परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। तो जो बुध ग्रह है तो यह सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में यानी कि सबसे कम समय में पूरा कर लेती है। बुध ग्रह का परिभ्रमण काल यानी कि रोटेशन जो कि 58.6 दिन का होता है, यानी कि 58 दिन और 6 घंटे का होता है। इतने समय में यह जो कि परिभ्रमण कर लेते हैं। ठीक है ना। इनका परिभ्रमण काल होता है। बुध ग्रह पृथ्वी से आकार यानी कि साइज में 18 गुना छोटा है। जो बुध ग्रह है तो यह पृथ्वी से जो कि 18 गुना छोटा ग्रह है, यानी कि जो पृथ्वी है यह बुध से 18 गुना बड़ा ग्रह है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिस कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। जो बुध ग्रह है तो यहाँ पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ दिन में अति गर्म यानी कि गर्मी होती है और रातें बर्फीली होती है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस चला आता है।
वही दिन में इसका जो कि तापमान 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वही इसका औसत जो कि तापमान लगभग 600 सेल्सियस होती है। ठीक है ना। रात में जो रातें हैं यह अधिक बर्फीली हो जाती है। वही यहाँ पे दिन अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनका यहाँ पर दिन का टेम्परेचर यानी कि दिन के समय में इसका टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस होती है। वही रात में इसका जो टेम्परेचर है यह 427 डिग्री सेल्सियस चली जाती है। वही इसका औसत जो टेम्परेचर है यह 600 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। तो यहाँ पे देख लिए जितने भी प्रश्न बन सके बुध ग्रह से उनके बारे में। एक बार और इसे शॉर्ट में देख लेते हैं। जो बुध ग्रह है यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का भी ग्रह है। ठीक है ना। जो बुध ग्रह है तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसका द्रव्यमान भी सबसे कम होता है और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह पर कोई भी उपग्रह नहीं होता है। सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में यानी कि सबसे कम समय में यह पूरा कर लेती है। वही बुध ग्रह का परिभ्रमण काल जो कि 58.6 दिन का होता है, यानी कि 58 दिन और 6 घंटे का इनका परिभ्रमण काल होता है। बुध ग्रह पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जिस कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ दिन में अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। यहाँ का तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। वही दिन में इसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। वही औसत जो टेम्परेचर देखा जाए तो वह 600 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। इसके बाद है शुक्र ग्रह, जिसे वीनस प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। जो शुक्र ग्रह है तो यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए सौरमंडल के जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है तो वह है बुध। उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह जो कि शुक्र ग्रह है। वही सूर्य के सबसे नज़दीक का पूछा जाए तो वह है जो कि बुध ग्रह। जो शुक्र ग्रह है तो यह सबसे चमकीला ग्रह है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कौन सा ग्रह है जो सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है, तो वह है शुक्र ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है तो यह सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। तो यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कि जो सूर्य है तो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह तो बुध ग्रह है, तो सबसे गर्म तो यह होना चाहिए। परंतु जो बुध ग्रह है तो यह सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म जो कि शुक्र ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर 98% भाग पर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है ना। आप लोग इस फैक्ट को अच्छी तरह से याद रखें। जो सौरमंडल है तो इसका सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो कि शुक्र है, न कि बुध ग्रह। इसलिए यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं होता है। जो शुक्र ग्रह है इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। जो शुक्र ग्रह है तो यह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। और इसके साथ एक और ग्रह है जिसे अरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यह भी इसके साथ विपरीत दिशा में ही जो कि घूमते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ, वही सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह यह दोनों विपरीत दिशा में जो कि परिक्रमा करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर।
इसलिए यहाँ पर सूर्योदय जो कि पश्चिम की तरफ होता है, वही सूर्यास्त यहाँ पर पूरब की तरफ होता है। वही अन्य जितने भी ग्रह हैं शुक्र और अरुण को छोड़कर, तो यह सभी जो कि पश्चिम से पूरब की ओर जो कि परिक्रमा करते हैं। तो इन दोनों को आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, सौरमंडल के दूसरे नंबर पर जो ग्रह है तो वह है शुक्र ग्रह। वही अंतिम से देखें तो अंतिम से दूसरे नंबर पे जो है तो वह है अरुण ग्रह। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। और इसका ट्रिक एक और है कि इसे आप भी और यू से याद रखें, ठीक है ना, यू भी, यानी कि भी से वीनस और यू से यूरेनस। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं कि यह दोनों जो ग्रह है यह विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट VVI ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी ग्रह के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वह है शुक्र ग्रह को। ऐसा क्यों, देख लेते हैं। क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। अभी आगे देखेंगे इन सभी के बारे में। जो शुक्र ग्रह है तो यह पृथ्वी के समान है आकार में, घनत्व में और व्यास में, इसीलिए इसे जुड़वा बहन या भगनी ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो शुक्र ग्रह है तो इसके वातावरण में जो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है यह अधिक मात्रा में पाई जाती है। और नेक्स्ट है कि शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट VVI पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखें। जो शुक्र ग्रह है तो इसे सांझ का तारा और भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा शुक्र ग्रह से जितने भी प्रश्न बन सके वे सभी कवर हुए। एक बार और इसे देख लेते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, वही यह सबसे चमकीला ग्रह भी कहलाता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है ना, सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो कि शुक्र ग्रह है, न कि बुध ग्रह। इसलिए यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ, वही सूर्यास्त जो कि पूर्व की तरफ होता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के ही समान है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा पृथ्वी, यानी कि जो हमारा अर्थ है, इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है ना। जो हमारा सौरमंडल है तो ये जितने भी ग्रह हैं उन सभी में यह एकमात्र ग्रह है जिन पर जीवन संभव है, और हम सभी अपने पृथ्वी पर ही जो कि जीवन यापन करते हैं। पृथ्वी पर जल यानी कि वाटर की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जो हमारा पृथ्वी है तो जल की अधिक उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो हमारा पृथ्वी है तो यहाँ पर लगभग 71% भाग पर जो कि वाटर मौजूद है, वही मात्र 29% भाग पर ही जो कि स्थल मौजूद है। इसीलिए जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पृथ्वी जो कि पानी के कारण जो कि नीला दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है।
यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। जो हमारा पृथ्वी है तो यह अपने अक्ष पर जो कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण जो ऋतु है यह परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ठीक है ना। जो हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। वही जो इसकी ध्रुवीय व्यास है तो इसकी ध्रुवीय व्यास जो कि 12,714 किलोमीटर की है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड यानी कि लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। जो हमारा पृथ्वी है तो यह अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर, ठीक है ना, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड यानी कि लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और साथ में ही 46 सेकेंड यानी कि लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो इसे जो कि परिक्रमा काल के नाम से जाना जाता है और इसे वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। जिसे हमने पीछे देखा परिक्रमण काल के बारे में। तो जो पृथ्वी है यह सूर्य की परिक्रमा जो कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में यानी कि लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा कर लेती है। इसे वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। नोट को ध्यान में रखें। प्रत्येक वर्ष 6 घंटे बढ़ते 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं। यानी कि जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में करते हैं, यानी कि लगभग 365 दिन और 6 घंटे। तो जो अधिक 6 घंटे है तो यह 6 घंटे करते करते यह 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, जिस कारण प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर आते हैं। ठीक है ना। जो पृथ्वी है तो यह अपना जो परिक्रमा है तो यह 365 दिन और 6 घंटे में करते हैं। तो जो 6 घंटे बच जाते हैं तो यही 6 घंटे 4 साल में जो कि 24 घंटे हो जाते हैं, जिस कारण जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में जो कि लीप ईयर आते हैं, जिस कारण जो फरवरी है यह 29 तारीख का हो जाता है और साल में जो कि 366 दिन हो जाती है। ठीक है ना। जिसे लीप ईयर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो लीप ईयर है यह किस लिए आती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो कि चंद्रमा है। जो हमारा चंद्रमा है तो यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बताइए पृथ्वी का जो उपग्रह है इसका क्या नाम है। तो वह है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा को रात की रानी उपनाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, इसीलिए इसे भी कवर किए हैं कि बताइए रात की रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो वह है पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की है। जो सूर्य है तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो कि 15 करोड़ किलोमीटर की है। तो यहाँ पे पृथ्वी के बारे में जितने भी फैक्ट थे वे सभी कवर हुए। चलिए इसे एक बार कवर कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। हमारा पृथ्वी यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर 71% भाग पर जो कि जल स्थित है, इसीलिए इसे नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी है तो यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होती रहती है।
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर की है, वही इसकी ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर की है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड यानी कि लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। वही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड यानी कि लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा कर लेती है, जिसे वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। नोट को ध्यान में रखें, प्रत्येक वर्ष 6-6 घंटे बढ़ते हुए 4 वर्ष में यह 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो पृथ्वी है या सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में करते हैं। तो जो अधिक 6 घंटे बच जाते हैं तो यही 6 घंटे करते करते 4 वर्ष में यह 24 घंटे बन जाते हैं, जिस कारण प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर आ जाती है। और इसी के कारण जो फरवरी मंथ है यह 29 तारीख की हो जाती है और साल में जो दिनों की संख्या है यह 366 हो जाती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा को रात की रानी उपनाम से भी जाना जाता है। सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की होती है। जो सूर्य है तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग जो कि औसत 15 करोड़ किलोमीटर की होती है। जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है तो यह कुछ समय के लिए घटती भी है और कुछ समय के लिए यह थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। तो इनके बारे में समझ लेते हैं। अपसौर और उपसौर, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि उपसौर यानी कि पेरीहेलियन किसे कहते हैं और अपसौर यानी कि अफेरियन किसे कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, इसीलिए आप इसे अच्छी तरह से समझें। जो पृथ्वी है तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर की है, परंतु कुछ ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जिस कारण जो इसकी औसत दूरी है इनमें कमी भी हो जाती है और कुछ समय यह दूरी बढ़ भी जाती है। देख लेते हैं। तो सबसे पहले है उपसौर, जिसे पेरीहेलियन के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि सूर्य पृथ्वी के जब नज़दीक आती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर की हो जाती है। इसकी औसत दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर की है, परंतु उपसौर की स्थिति में इसकी दूरी में कमी आ जाती है, 14.70 किलोमीटर हो जाती है। यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को देखने को मिलती है। ठीक है ना, जो उपसौर की स्थिति है यानी कि सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आती है तो यह स्थिति जो कि प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को देखने को मिलती है। इसके बाद है अपसौर यानी कि अपेरियन, इनके बारे में देख लेते हैं। जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर जाती है तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है, यानी कि जो पृथ्वी है यह सूर्य से अधिक दूरी पर चली जाती है, यानी कि इसकी औसत दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर की है। जब इससे अधिक दूरी उत्पन्न हो जाए तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। इसकी औसत दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर की है, परंतु अपसौर की स्थिति में जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी है यह 15.21 करोड़ किलोमीटर की हो जाती है और यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को देखने को मिलती है। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को देखने को मिलती है। तो इसे आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। यानी कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक किस दिन को आती है, तो आती है जो कि 3 जनवरी को। और जो सूर्य है और पृथ्वी इनकी दूरी अधिकतम कब होती है, तो वह होती है 4 जुलाई को।
अब देख लेते हैं सौरमंडल के चौथा ग्रह जिसे मार्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जो हमारा चौथा प्लैनेट है मार्स, तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह इसे क्यों कहा जाता है, देख लेते हैं। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होती है। मोस्ट वीवीआई, ये बताइए जो मंगल ग्रह है तो इसका रंग लाल क्यों होता है। तो मंगल ग्रह का रंग लाल वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होती है, ठीक है ना। यानी कि मंगल ग्रह पे जो आयरन ऑक्साइड है यह अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण यह लाल दिखाई देती है, इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है ना। जो मार्स है तो यह अपने अक्ष पर जो कि 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसकी वजह से ही यहाँ पर भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होती है, ठीक है ना। जो पृथ्वी है तो यह अपने अक्ष पर जो कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वही जो मार्स है यानी कि मंगल, तो यह अपने अक्ष पर जो कि 25 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो यहाँ पर भी पृथ्वी के समान जो कि मौसम परिवर्तन होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होती है। इसीलिए पृथ्वी के बाद यदि कहीं जीवन संभव है तो वह है मार्स ग्रह, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी के बाद किसी भी ग्रह पर जो जीवन संभव है तो वह है मार्स ग्रह यानी कि मंगल ग्रह, क्योंकि यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिस कारण यहाँ पर भी पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होती है, जिस कारण यहाँ पर जीवन संभव हो सकती है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। मार्स ग्रह है यानी कि मंगल ग्रह, तो यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान ही 24 घंटे और 6 मिनट में एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना। जो परिभ्रमण करती है, यानी कि किसी भी ग्रह को अपने अक्ष पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है। तो परिभ्रमण कहते किसे हैं, इसे एक बार देख लेते हैं। यानी कि कोई भी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है। तो यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे और 6 मिनट पर एक चक्कर लगाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। जो मंगल ग्रह है तो इसके 2 उपग्रह हैं। जो पृथ्वी थी तो पृथ्वी की मात्र एक उपग्रह थी जो था हमारा चंद्रमा, परंतु जो मंगल है तो इसके 2 उपग्रह है, देख लेते हैं। तो वह है फोबोस और डीमोस, ठीक है ना। फोबोस और डेमोस जो कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, नोट को ध्यान में रखें। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जो डीमोस जो उपग्रह है तो यह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। जो मंगल ग्रह है तो यहाँ पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। मोस्ट वीवीआई, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह है निक्स ओलंपिया। और यह किस ग्रह पर स्थित है, तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो हमारे पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है तो इसके 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना इसकी अधिक ऊंचाई है निक्स ओलंपिया की। मंगल ग्रह पर ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिप्स मेसी स्थित है, ठीक है ना। जो सौरमंडल है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी जो मंगल ग्रह है यहाँ पर ही स्थित है, जिसका नाम है ओलिप्स मेसी, ठीक है ना। जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। वही सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। यह दोनों जो कि मार्स ग्रह पर स्थित है।
तो जितने भी मार्स ग्रह से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं ये सभी कवर हुए। इसे एक बार और देख लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होती है, ठीक है ना। जो वहाँ आयरन ऑक्साइड है तो यह अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण मंगल हमें लाल प्रतीत होती है, इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होती है, जिसके कारण यहाँ भी पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होती है। इसीलिए पृथ्वी के बाद यदि कहीं जीवन संभव है तो वह है मंगल ग्रह, ठीक है ना। जो पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, जिस कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होती है। तो इसी प्रकार जो मंगल है तो यह अपने अक्ष पर जो कि 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिस कारण यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होती है और इसी कारण यहाँ पर भी पृथ्वी के बाद जो कि जीवन संभव है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे और 6 मिनट पर एक चक्कर लगाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। जो पृथ्वी थी तो पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह थी, इसका नाम था चंद्रमा। नोट को ध्यान में रखें। जो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, इनमें से जो डिमोस उपग्रह है तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट से भी इसकी ऊंचाई 3 गुना अधिक है। मंगल ग्रह पर ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिप्स मेसी स्थित है। अब देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह, जिसे एस्टेरॉयड्स के नाम से जाना जाता है। तो आप सूर्यमंडल के ये सभी ग्रह को देख सकते हैं। सौरमंडल में जो 8 ग्रह है तो इनमें से जो मंगल ग्रह है यानी कि मार्स और जो जुपिटर ग्रह है तो इन दोनों के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं जो आकाशीय छोटे छोटे पिंड है तो इसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और इसके कारण ही जो सौरमंडल के ग्रह है यह 2 भागों में बढ़ते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। जो एस्ट्रोनॉइड के लेफ्ट साइड के है तो उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जिसमें जो कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल आती है। और जो एस्ट्रोनॉइड के बाद वाले हैं तो उसे बाह्य ग्रह कहा जाता है, जिसमें जुपिटर, शनि, अरुण और वरुण आते हैं, ठीक है ना। प्लूटो इसमें नहीं आता है। प्लूटो को 2006 में ही जो कि सौरमंडल के ग्रह से हटा दिया गया है, इसे बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पे थ्योरी को देख लेते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। जो ये सभी ग्रह है तो ये सभी ग्रह जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये सभी ग्रहों के साथ साथ जो एस्ट्रोनॉइड है यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जो बृहस्पति और जो मार्स के बीच में मौजूद है इसी को जो कि एस्ट्रोनॉइड कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक फैक्ट को ध्यान में रखें, क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी पर टकराने से पृथ्वी पर विशाल गर्त का निर्माण होता है, जैसे कि जो महाराष्ट्र में स्थित है रोनाल झील, ठीक है ना। यह एस्ट्रोनॉइड के टकराने के कारण ही बना था, जिस कारण जो कि विशाल गर्त जो कि उत्पन्न हुआ था, जिसे रोनाल झील के नाम से जाना जाता है। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे। इसी को धूमकेतु या पुच्छल तारे के नाम से जाना जाता है, जिसे कॉमेट इंग्लिश में कहा जाता है। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, इसे धूमकेतु कहा जाता है। जो सौरमंडल है तो इसके छोर पर जो बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद है तो इसी को जो कि धूमकेतु कहा जाता है।
देख सकते हैं जो सौरमंडल है तो इन्हीं के आसपास जो कि छोटे छोटे पिंड मौजूद है, तो इसी को धूमकेतु कहा आता है। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पुंज सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देती है। जो यह धूमकेतु होती है तो यह आकाश में जो कि गैस के रूप में संग्रह होती है और यह लंबी चमकदार पुंज सहित प्रकाश में चमकीली गोले की तरह दिखाई देती है। फिगर में भी देख सकते हैं, इसी को धूमकेतु कहा आता है। जो यह धूमकेतु होती है तो यह टूटते तारे की तरह प्रतीत होती है। धूमकेतु तभी दिखाई देता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, यानी कि जब वह सूर्य की ओर आता हुआ प्रतीत दिखाई देता है तो उस स्थिति में ही धूमकेतु दिखाई देती है। नोट को ध्यान में रखें। हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष का होता है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। मोस्ट VVI ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए जो हैले नामक धूमकेतु है इनका परिक्रमण काल कितना है, तो इनका परिक्रमण काल जो कि 76 वर्ष का है और यह अंतिम बार जो कि 1986 में देखने को मिला था। हैले नामक धूमकेतु को संभवतः अब 2000 जो कि 62 में देखा जा सकता है, यानी कि 76 वर्षों बाद इन्हें अंतिम बार 1986 में देखने को मिला था। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट ग्रह को, जो कि है बृहस्पति ग्रह, जिसे इंग्लिश में जुपिटर नाम से जाना आता है। बृहस्पति सौरमंडल में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। जो हमारा सौरमंडल है तो पूरे सौरमंडल में आकार की दृष्टि से जो बृहस्पति है यह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति मुख्य रूप से एक गैस पिंड है, परंतु पृथ्वी पर ठोस जमीन है। जो बृहस्पति है तो यहाँ पर गैस पिंड की तरह जो कि मौजूद है, परंतु जो हमारी पृथ्वी है तो यहाँ पर जो परतें हैं यह ठोस है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जमीन मौजूद है, परंतु जो बृहस्पति है यहाँ पर गैसीय पिंड है। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, अर्थात यह लगभग मात्र 9 घंटे 55 मिनट यानी कि लगभग 10 घंटे में ही अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है। जो बृहस्पति है तो यह अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है, अर्थात यह सबसे कम समय में अपनी धुरी पर जो कि चक्कर लगा लेता है, लगभग 10 घंटों में। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने यानी कि लगभग 12 वर्ष का समय लगता है, ठीक है ना। जो बृहस्पति है तो इन्हें सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष और 9 महीने का समय लगता है, यानी कि लगभग 12 वर्षों का। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। जो यह बृहस्पति ग्रह है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता देखने को मिलती है। बृहस्पति ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड स्थित है। मोस्ट VVI कि बताइए पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह है गैनीमीड। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह बृहस्पति ग्रह पर स्थित है। तो यहाँ पर देख लिए बृहस्पति से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इनके बारे में एक बार और इसे देख लेते हैं, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। बृहस्पति ग्रह जो कि सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति मुख्य रूप से एक गैस पिंड है, ठीक है ना। जो बृहस्पति है यह गैस पिंड इनमें मौजूद है, परंतु जो पृथ्वी है तो यहाँ पर ठोस जमीनें हैं। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है, अर्थात यह लगभग 9 घंटे और 55 मिनट यानी कि लगभग 10 घंटे में ही अपनी धुरी का चक्कर लगा लेता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष और 9 महीने यानी कि लगभग 12 वर्षों का समय लगता है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। बृहस्पति ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमीड है यह स्थित है। चलिए आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट ग्रह है शनि ग्रह, जिसे सैटर्न के नाम से जाना जाता है। यह सौरमंडल का आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो शनि ग्रह है तो यह सौरमंडल का आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहले स्थान पर जो बृहस्पति है यह आता है। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, ठीक है ना। इनके जो कि तल है तो इनके तल के चारों ओर जो वलय है यह मौजूद होता है। वलय की संख्या 7 होती है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर जो वलय होती है यह मौजूद होती है और वलय की संख्या 7 होती है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ती है। अब है टाइटन। तो टाइटन इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जो टाइटन है तो टाइटन शनि ग्रह का जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है, वही सौरमंडल का यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे प्रथम स्थान पर आता है बृहस्पति का गैनीमीड उपग्रह। टाइटन उपग्रह आकार में बुध ग्रह के समान है। जो बुध ग्रह है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो जो शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, तो यह दोनों एक समान प्रतीत होते हैं आकार में। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। जो शनि ग्रह है तो इसका घनत्व बहुत ही कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं, जल में तैरने लगेगा। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। जो यह ग्रह है यह तैरते हुए जो कि प्रतीत हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है कि बताइए किस ग्रह को जो कि जल में रखने पर भी वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा, तो वह है शनि ग्रह। अब है अरुण ग्रह, जिसे यूरेनस नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में देख लेते हैं मात्र एक ही स्लाइड में। यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो अरुण ग्रह है तो इसका आकार में यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य की दूरी से 7वां स्थान पर है, ठीक है ना। यह तो जो कि आकार के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, वही सूर्य से जो कि दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ये 7वें नंबर पर आती है। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने 1781 ईस्वी में की थी। जो अरुण ग्रह है तो इसकी खोज 1781 ईस्वी में हुई थी विलियम हर्शल के द्वारा। यह अपने अक्ष पर इतना झुका है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। फिगर में भी देख सकते हैं। जो अरुण ग्रह है तो यह अपने अक्ष पर इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, इसीलिए इस ग्रह को लेटा हुआ उपनाम से भी जाना जाता है। यह अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। अरुण और शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यह अभी हमने पीछे भी देखा था। जो अरुण ग्रह है और शुक्र ग्रह है तो यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि जितने भी अन्य ग्रह है यह सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो जो अरुण है और जो शुक्र है तो यह तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसीलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है, वही सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सूर्योदय जो कि पश्चिम की ओर होता है, वही जो सूर्यास्त होती है यह पूर्व की ओर होती है अरुण और शुक्र ग्रह पर। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। जो अरुण ग्रह है तो यह मीथेन गैस की अधिकता के कारण हम सभी को हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। जो अरुण ग्रह है
तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो टाइटेनिया है, यह सबसे बड़ा उपग्रह है। तो अरुण ग्रह से जितने भी पॉइंट थे ये सभी कवर हुए। एक बार और इसे कवर कर लेते हैं। अरुण ग्रह आकार में जो कि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वही सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो यह 7वें स्थान पर आती है। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी, जो कि 1781 में की गई थी। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह उपनाम से जाना जाता है। यह अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है। अरुण और शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो देखा जाए तो अरुण और जो शुक्र है यह तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसीलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है, वही सूर्यास्त जो कि पूर्व की ओर होता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण जो यह ग्रह है यह हम सभी को हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो कि टाइटेनिया है। चलिए चलते अब जो हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है इनके बारे में देख लेते हैं। अब है वरुण ग्रह, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून के नाम से जाना जाता है, नेपच्यून प्लैनेट। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जो कि जॉन गाले ने की थी। जो जॉन गाले है इन्हीं के द्वारा 1846 ईस्वी में इस ग्रह की खोज की गई थी। यह सूर्य से सबसे दूर यानी कि 8वें स्थान पर स्थित है, ठीक है ना। जो सूर्य से इसकी दूरी है तो यह सबसे दूर पर स्थित है, यानी कि यह सूर्य से दूरी के हिसाब से यह 8वां स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर जो कि बुध ग्रह है। वरुण ग्रह का प्रमुख उपग्रह जो कि ट्राइटन है। देखा जाए तो जो शनि ग्रह था और जो अरुण ग्रह था और जो वरुण ग्रह था, तो इन सभी का जो उपग्रह है यह सभी मिलता जुलता है। तो इन तीनों को एक ही स्लाइड में आगे देख लेंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यहाँ पे पहले देख ले जो वरुण ग्रह है तो इसका प्रमुख उपग्रह जो कि ट्राइटन है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय यानी कि 164.8 वर्ष यानी कि लगभग 165 साल का समय लगाता है। यानी कि जो सूर्य से जितना दूर पर स्थित होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो कि बुध ग्रह है तो बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है, और सबसे लास्ट में आता है वरुण ग्रह, तो इसका परिक्रमण काल जो कि सबसे ज़्यादा है यानी कि 164.8 वर्ष यानी कि लगभग 165 साल। इतना समय लगता है इसे सूर्य की परिक्रमा करने में। तो नोट को ध्यान में रखें, जितने भी ग्रह थे उनके बारे में पढ़ लिए। अब देख लेते हैं जो शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह है इनके उपग्रह के बारे में, क्योंकि यह तीनों एक ही जैसा है। इन तीनों को एक ही स्लाइड में कवर कर दिए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो कि टाइटन है, ठीक है ना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो कि टाइटेनिया है। वही वरुण को देखा जाए तो वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो कि ट्राइटन है, ठीक है ना। शनि का टाइटन, अरुण का टाइटेनिया, वरुण का ट्राइटन और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि है चंद्रमा, ठीक है ना। जो चंद्रमा है तो यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। वही जितने भी उपग्रह है इन सभी में देखा जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह जो कि गैनीमीड है जो कि बृहस्पति पर स्थित है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं इनके परिभ्रमण काल अपने अक्ष पर कितने समय में घूमते हैं, और परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने में इन्हें कितना समय लगता है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रह है बुध ग्रह, जिसे मरकरी के नाम से जाना जाता है। तो बुध ग्रह का
परिभ्रमण काल, ठीक है ना, यानी कि यह अपने अक्ष पर 58.6 दिन में जो कि अपने अक्ष पर घूमता है। वही इसका परिक्रमण काल देखा जाए तो यह सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 दिन का समय लगाता है। इसके बाद है शुक्र ग्रह, जिसे जो कि वीनस के नाम से जाना जाता है। तो इसका परिभ्रमण काल यानी कि अपने अक्ष पर घूमने में इन्हें 243 दिन का समय लगता है। वही इसका परिक्रमण काल देखा जाए यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, तो वह है 224.7 दिनों का। इसके बाद है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल मात्र 23.9 घंटे है, यानी कि 24 घंटे का समय लगता है। वही इसका परिक्रमण काल देखा जाए तो इसका परिक्रमण काल जो कि 365.26 दिन लगता है, ठीक है ना, यानी कि लगभग 365 दिन और 6 घंटे का इसे समय लगता है। इसके बाद है मंगल ग्रह। तो पहले आप इन सभी के बारे में देख ले, इसके बाद देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में, जिससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे तो सभी से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जिससे बार बार प्रश्न बनते हैं उन्हें एक बार और इसे देख लेंगे। तो मंगल ग्रह का परिभ्रमण काल मात्र 24.6 घंटे का है, लगभग पृथ्वी के समान। इसके बाद है इसका परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इन्हें 687 दिनों का समय लगता है। इसके बाद है बृहस्पति। तो बृहस्पति 9.9 घंटे यानी कि सबसे कम समय में यह अपने अक्ष पर परिभ्रमण कर लेते हैं। वही इनका परिक्रमण काल देखा जाए तो यह है 11.9 वर्ष। इसके बाद है शनि। तो शनि का परिभ्रमण काल 10.3 घंटे का होता है। वही इसका परिक्रमण काल देखा जाए तो वह है 29.5 वर्ष। इसके बाद है अरुण ग्रह। तो इसका परिभ्रमण काल यानी कि अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में लगभग 17.2 घंटे का समय लगता है। वही इसके परिक्रमण काल देखा जाए यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने में इन्हें 84 वर्ष का समय लगता है। इसके बाद है हमारा अंतिम ग्रह जो कि है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह को परिभ्रमण काल यानी कि अपने अक्ष पर घूमने में 16.1 घंटे का समय लगता है। वही इसका परिक्रमण काल देखा जाए तो यह सबसे ज़्यादा है, 164.8 वर्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी ग्रह है तो इनके परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल को कवर किए। अब देख लेते हैं जिससे बार बार प्रश्न बनते हैं उन सभी मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट फैक्ट को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो सबसे कम समय का परिक्रमण काल किस ग्रह का है, तो वह है जो कि बुध ग्रह का। मात्र 88 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे अधिक है, तो वह है शुक्र ग्रह का जो कि 243 दिन का समय लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सबसे कम समय का परिभ्रमण काल किसका है, तो वह है बृहस्पति का, मात्र 9.9 घंटे का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का है, तो वह है वरुण ग्रह का, 164.8 वर्ष का। तो इस स्लाइड से लगभग 4 क्वेश्चन जो कि आमतौर पर बनते ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे ये सभी कवर हुए। तो चलिए अब देख लेते हैं पूरे सौरमंडल का क्विक रिवीजन, ठीक है ना। जितने भी हम सभी ने महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़े थे उन सभी का जो कि क्विक रिवीजन मात्र 5 मिनट में कवर कर लेते हैं, यानी कि पूरे सौरमंडल को मात्र 5 मिनट में ही याद कर लेंगे। तो चलिए इनके बारे में देखना शुरू करते हैं। सौरमंडल के प्रधान हैं, तो इसके प्रधान जो कि सूर्य कहलाता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ही जितने भी ग्रह हैं ये सभी परिक्रमा करते हैं। सौर प्रणाली की खोजकर्ता जो कि कॉपरनिकस है।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो कि बृहस्पति ग्रह है, जिसे जुपिटर कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध ग्रह है, जिसे मरकरी कहा जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह जो कि बुध ग्रह ही है। जो बुध ग्रह है तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह जो कि वरुण ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह जो कि शुक्र ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है तो यह पृथ्वी की सबसे नज़दीक का ग्रह है। वही जो बुध ग्रह है तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। आगे देखते हैं, आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह जो कि पृथ्वी है। ठीक है ना, जो आंतरिक ग्रह है तो इनमें से सबसे बड़ा ग्रह जो कि पृथ्वी ग्रह है। अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह जो कि शुक्र और अरुण ग्रह है, जिसे जो कि वेनस और यूरेनस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, वी और यू। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो कि शुक्र ग्रह है, जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह वह भी शुक्र ग्रह ही है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो कि शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सांझ का तारा और भोर का तारा उपनाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो वह है शुक्र ग्रह को। आगे चलते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 71% भाग पर जो कि पानी स्थित है। सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो वह है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, तो यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और अतिरिक्त 6 घंटे में करता है। वही जो अतिरिक्त 6 घंटे है यह 4 साल बढ़ते बढ़ते लीप ईयर में बदल जाती है, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप ईयर आते हैं। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह जो कि चंद्रमा है, जो हमारी चंद्रमा है तो यह पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है। सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी जो कि 15 करोड़ किलोमीटर की है। लाल ग्रह कहा जाता है रेड प्लैनेट के नाम से जो कि मंगल ग्रह को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है यह काफ़ी मात्रा में मौजूद है। पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन किस ग्रह पर होती है, तो पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन जो कि मंगल ग्रह पर होती है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर जो कि 25 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह है निक्स ओलंपिया, यह जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। जो हमारी पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है इससे 3 गुना अधिक ऊंची है निक्स ओलंपिया। हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण वर्ष 76 वर्ष का है। जो हैले नामक धूमकेतु है तो इनका परिक्रमण वर्ष जो कि 76 वर्ष का है। यह अंतिम बार 1986 में देखने को मिला था और संभवतः यह अगले वर्ष यानी कि 2062 में देखने को मिल सकता है, 76 वर्षों बाद। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो कि शनि ग्रह है। जल में तैरने वाला ग्रह कौन है, तो यह भी शनि ग्रह है, क्योंकि इसका द्रव्यमान काफ़ी कम होता है। यदि इसे जल में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो वह है अरुण ग्रह। यह अपने अक्ष पर इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह जो कि अरुण ग्रह है। हरा ग्रह कहा जाता है, तो हरा ग्रह जो कि अरुण ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मीथेन जो कि काफ़ी मात्रा में स्थित है, इसीलिए जो अरुण ग्रह है यह हरा दिखने में लगता है, इसीलिए इसे हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह है गैनीमीड जो कि बृहस्पति ग्रह पर स्थित है।
सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? तो वह है डीमोस, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। यह है हमारा लास्ट स्लाइड। इसके बाद देख लेंगे मोस्ट VVI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह है? तो वह है बुध ग्रह, जो कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करते हैं, मात्र 88 दिनों में। सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह है? तो वह है वरुण ग्रह, जो कि सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष का समय लगाते हैं। सबसे कम समय में अपने अक्ष पर घूमने वाले ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति ग्रह। मात्र 10 घंटे में यह अपने जो कि अक्ष पर घूम लेते हैं। सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पर घूमने वाले ग्रह है? तो वह है शुक्र ग्रह। यह अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 243 दिनों का समय लगाते हैं। तो ये सभी थे क्विक रिवीजन। तो यहाँ पे सौरमंडल के बारे में जितने भी फैक्ट थे उन सभी के बारे में कवर कर लिए। तो चलिए चलते हैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, अलग अलग एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं उन सभी को कवर किए हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में सौरमंडल में जो कि 8 ग्रह मौजूद है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कोपरनिकस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है पृथ्वी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सौरमंडल का बाह्य ग्रह नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, पृथ्वी। बाकी के जो ये तीनों ग्रह है या जो कि बाह्य ग्रह है, जो पृथ्वी है तो यह आंतरिक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के सबसे अधिक दूर पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो सूर्य के सबसे अधिक दूर पर जो कि वरुण ग्रह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो वह है ऑप्शन डी, बृहस्पति का। क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल के किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है, यानी कि अपने अक्ष पर वह सबसे तेजी में घूमते हैं? तो वह है बृहस्पति, जिनका परिभ्रमण काल सबसे कम है, मात्र 10 घंटे में यह जो कि अपने अक्ष पर घूम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सौरमंडल के किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे अधिक है? तो सौरमंडल के जो परिक्रमण काल है यह सबसे अधिक जो कि वरुण ग्रह का है, लगभग 165 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? तो यह है बृहस्पति, मात्र 10 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 11, बुध ग्रह के कितने उपग्रह है? तो बुध ग्रह के 0 उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो कि ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की जुड़वा वहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो जुड़वा वहन के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सांझ का तारा और भोर का तारा उपनाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो वह है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, अत्यधिक जल के कारण। यहाँ पर लगभग 71% भाग पर जो कि जल मौजूद है, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग पर स्थल मौजूद है? तो ऑप्शन डी, 29% भाग पर स्थल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है?
तो ऑप्शन बी लगभग 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह ऑप्शन बी चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 19, जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आ जाती है तो इस समय दोनों के बीच कितनी दूरी का अंतराल होता है? तो उस समय जो कि अंतराल 14.70 किलोमीटर का होता है और इस स्थिति को जो कि उपसौर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जब सूर्य पृथ्वी के औसत दूरी से अधिक आगे बढ़ जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन मंगल ग्रह के उपग्रह है? तो ऑप्शन सी यह दोनों, यानी कि फोबोस और डेमोस। क्वेश्चन नंबर 23, सौरमंडल में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सी है? तो वह है निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई जो पृथ्वी पर स्थित है माउंट एवरेस्ट इससे 3 गुना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 24, निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, सौरमंडल के 2 भागों में किसके कारण बांटी जाती है? जो सौरमंडल है तो यह 2 भागों में किसके कारण बढ़ जाती है? तो यह क्षुद्र ग्रह के कारण जो कि 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे एस्टेरॉइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह है ऑप्शन ए गैनीमीड। क्वेश्चन नंबर 27, सौरमंडल का कौन सा ग्रह जल में डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है? तो वह है ऑप्शन डी शनि ग्रह। यह जल में डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है क्योंकि इसका द्रव्यमान काफ़ी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस ग्रह में मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका रंग हरा होता है? तो वह है ऑप्शन सी अरुण ग्रह। क्वेश्चन नंबर 29, अरुण ग्रह के उपग्रह का क्या नाम है? अरुण ग्रह के उपग्रह का नाम जो कि टाइटेनिया है। ऑप्शन बी। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह ऑप्शन डी चंद्रमा है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। यदि आप लोग चैनल पे नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। ठीक है ना? धन्यवाद।